अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू। मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ आपके साथ लेके आया हूँ। आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से निबोश का ट्रेंड बढ़ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो निबोश में आते हैं वो जब इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू बेसिकली निबोश में आप थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ के आए हैं। इंटरव्यू के दौरान आपसे प्रैक्टिकल चीज़ें पूछनी हैं। तो प्रैक्टिकल लेवल पे ज़्यादातर किस तरह के एचएससी के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं इस टाइम एज ए एचएससी मैनेजर एक रिप्यूटेड ऑयल एंड गैस सेक्टर में सर्व कर रहा हूँ। मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ कंडक्ट भी किए हैं और इस स्टेज तक आने के लिए मैंने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए भी हैं। इंटरव्यूअर की साइकी को मैं बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ। तो इस सीरीज़ में इंटरव्यू से रिलेटेड किस तरह चीज़ें पूछी जाती हैं और आपने किस तरह जवाब देना है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर जगह हर इंटरव्यू पूछता है आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कि हाउ कॉम्पिटेंट यू आर। तो वही हम बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस लेवल पे चलेंगे। और ये सारी जो वीडियोस हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल मुशाहिद हैदर की एचएससी इंटरव्यू गाइड की प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यू जो पूछता है मोस्टली कहता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन हैज़र्ड एंड रिस्क। देखें, हैज़र्ड वो चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचा सके। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल वायर है, ठीक है, एक्सपोज है, उस पर आप गुजरते हैं, आपको करंट लगता है, इलेक्ट्रिकल वायर ने आपको करंट दिया तो ये हैज़र्ड है। आग आपको लग गई, नुकसान है। आप गिर गए, आप ट्रिप हो गए, आप स्लिप हो गए, ये स्लिप ट्रिप फायर बर्न इलेक्ट्रिकल, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, इंजरी दे रही हैं, तो ये हैज़र्ड्स में आएंगे। रिस्क क्या है? रिस्क बेसिकली ख़तरा। हैज़र्ड कितना नुकसान पहुंचाएगा वो रिस्क बताता है। फॉर एग्जांपल दो शख्स काम कर रहे थे, एक सोफे पे ठहरा हुआ था, गिरा, और एक था 10th फ्लोर पे ठहरा हुआ, गिरा। हैज़र्ड तो सेम है, फॉल है, सोफे से भी गिरा, 10th फ्लोर से भी गिरा। जो सोफे से गिरा उसे कुछ नहीं होगा, छोटा मोटा दर्द निकलेगा। जो 10th फ्लोर से गिरा तो उसकी इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो रिस्क क्या था? जो ज़्यादा हाइट से गिरा। तो हैज़र्ड सेम है। रिस्क बेसिकली ये बताता है कि वो हैज़र्ड कितना सीवियर नुकसान पहुंचा सकता है और उसके नुकसान पहुंचाने के चांसेस कितनी हैं। सेकंड जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी स्टेज के लिए, कहते हैं व्हाट इज़ रिस्क असेसमेंट। अगर आप वर्ड को पे गौर करें, रिस्क को असेस करना, गौर करना, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ये डॉक्यूमेंट हर इंडस्ट्री मेंटेन करती है, उसके पास होना चाहिए। अब बेसिकली ये एक जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है या कोई इंडस्ट्री होती है तो इनिशियल लेवल पे जितने भी इश्यूज़ हैं, हैज़र्ड्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनके कंट्रोल मेजर्स बताए जाते हैं ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। रिस्क असेसमेंट क्या है? एक ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें आप हैज़र्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसके 5 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन। कुछ लोग इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हैं, कुछ वर्क एट हाइट पे काम कर रहे हैं, कुछ पेंट कर रहे हैं, कुछ एक्सकवेशंस कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं। जिस एक्टिविटी पे जो हैज़र्ड है वो आपने उस जगह लिख लेना। सेकंड है आइडेंटिफाई हु माइट बी हार्म। देखें कि नुकसान किससे हो सकता है। जो वर्कर हैं, जो इलेक्ट्रिकल के साथ काम कर रहे हैं, करंट उन्हें लग सकता है। जो हाइट पे काम कर रहे हैं, फाल हो सकते हैं। जो पेंट के साथ काम कर रहे हैं, इनहेलेशन उन्हें हो सकते हैं। प्रोफेशनल एस्थमा उन्हें हो सकता है। मतलब किससे क्या हैज़र्ड हो सकता है। आइडेंटिफाई हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। बेसिकली हाउ में ये है कि वो नुकसान किस तरह पहुंचाएगी। फाल पे गिर जाएगा, पेंट के साथ इनहेलेशन हो जाएगी। थर्ड स्टेप होता है रिस्क इवैल्यूएशन। अब जो शख्स पेंट कर रहा है या इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहा है तो उसको कितना रिस्क वो ऑलरेडी फेस कर रहा है, कितना रिस्क है उससे नुकसान पहुंचेगा। इसका फार्मूला है L × S। L स्टैंड फॉर लाइक्लीहुड, चांसेस ऑफ occurring hazard, and S severity, how severe the hazard is. फोर्थ स्टेप है इम्प्लीमेंट कंट्रोल मेजर्स। आपने एडिशनल कंट्रोल दे देनी है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहा है तो इंसुलेटेड ग्लव्स हो, इंसुलेटेड हेलमेट्स हो, नीचे मैट शीट्स हो, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के चांसेस कम हो, इक्विपमेंट शट डाउन हो, लोटो हो। स्टेप 5 है रिव्यू एंड मॉनिटर। बेसिकली जब भी कोई अगर एक्सीडेंट होता है, कोई आपके मैनेजमेंट का मैनेजर चेंज हो जाता है जिसने रिस्क असेसमेंट बनाई थी, नया मैनेजर आता है, या 6 महीनों बाद, साल बाद जो आपका रिस्क असेसमेंट का डॉक्यूमेंट है उसे दोबारा देखा और रिव्यू किया जाता है। अगर एक्टिविटीज़ स्कोप चेंज हो गया है तो उसको यूँ मॉडिफाई कर लेते हैं। थर्ड जो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है
वो है व्हाट इज जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट। रिस्क में क्या डिफरेंस है? रिस्क असेसमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अभी काम होने हैं, वर्क एट हाइट होना है, रिस्क असेसमेंट होना है, हमें पता होता है इस एक्टिविटी पे ये काम होगा, हम उसका एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। वो एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सब की डिटेल होती है। लेकिन जो जॉब सेफ्टी एनालिसिस है ये भी एक रिस्क असेसमेंट है, लेकिन ये डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट है, ये टास्क लेवल रिस्क असेसमेंट है। और ये जो रिस्क असेसमेंट है जॉब सेफ्टी एनालिसिस JSA, ये एक एक्टिविटी की है, ये एक टास्क है। वर्कर हाइट पे काम कर रहा है तो उससे रिलेटेड ये सारी होगी। अगर इलेक्ट्रिकल पे काम कर रहा है तो सारा रिस्क असेसमेंट, हैजर्ड कंट्रोल उससे रिलेटेड होंगे। रिस्क असेसमेंट के अगेन 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है ब्रेक द जॉब्स इनटू स्टेप्स। फॉर एग्जांपल आप जो भी काम कर रहे हैं उन्हें स्टेप्स में ब्रेक कर दें। आपने वर्क एट हाइट पे काम करना है तो कैसे करेंगे? आपने वर्क एट हाइट मतलब 10वीं मंजिल पे काम करना है। पहले आप 10वीं मंजिल पे जाएंगे, फिर काम स्टार्ट करेंगे, सेफ्टी टूल्स यूज़ करेंगे, मटेरियल आएगा, मटेरियल जाएगा, प्लम्बिंग होगी, इलेक्ट्रिकल होगी, मुख्तलिफ सारे काम है। तो हर काम को हिस्सों में तकसीम कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वर्क एट हाइट। सेकंड, आइडेंटिफाई हैजर्ड विद ईच स्टेप्स। जब आप हाइट पे जा रहे हैं तब उसके साथ क्या हैजर्ड है, जब आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं फिर क्या हैजर्ड है, प्लम्बिंग वर्क कर रहे हैं फिर क्या हैजर्ड है, वेल्डिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं फिर क्या हैजर्ड है। हर स्टेप के साथ जो हैजर्ड हो हम उसमें लिख देते हैं। स्टेप 3 में लिखते हैं कंट्रोल मेजर। अब जो भी आपने स्टेप टू में जो भी काम था उसका हैजर्ड बताया था। आप वर्क एट हाइट पे हैं, हैजर्ड था वो गिरना, तो आपने गिरने को किस तरह कंट्रोल करना है, हार्नेस यूज़ करनी है। फिर है 4 स्टेप में असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। किसका क्या काम है, सुपरवाइज़र का क्या काम होगा, ऑफिसर के क्या काम होगा, वर्कर्स के क्या काम होगा। स्टेप 5 में हम रिव्यू एंड कम्युनिकेट, आसान लफ्ज़ में हम कहते हैं TBT, टूल बॉक्स टॉक हम करते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सुपरवाइजर उनकी TBT करता है, फिर उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं। एक और बड़ा आम क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो वर्क मेथड स्टेटमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट JS से हमें समझ आ गया है, वर्क मेथड स्टेटमेंट्स क्या है। रिस्क असेसमेंट, जॉब सेफ्टी एनालिसिस वो इतना सा हिस्सा है जो सिर्फ सेफ्टी का बताते हैं। वर्क मेथड स्टेटमेंट, नाम से देखें वर्क काम, मेथड स्टेटमेंट कोई भी काम है उसकी क्या स्टेटमेंट होगी। बेसिकली कोई काम किस तरह होना है ये स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारा काम क्या है, कौन सा काम कैसे होगा, हैजर्ड क्या है, कंट्रोल क्या है, उसमें आप कौन कौन से टूल इस्तेमाल। अब हमने जो रिस्क असेसमेंट की उसमें हमने टूल्स का तो नहीं बताया ना, उसमें आपने ये तो नहीं बताया क्रेन आएगी काम करेगी, वो जनरल था। कौन सी क्रेन होगी, क्या टूल हैं, कौन सी मशीन्स हैं, PPs क्या हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी है। वर्क मेथड स्टेट में हर चीज़ होती है, रिस्क असेसमेंट उसका एक छोटा सा हिस्सा होती है। जॉब सेफ्टी एनालिसिस हालांकि एक अलग ही काम है। नेक्स्ट बड़ा अहम सिस्टम है। देखें कोई भी जगह आप किसी भी आप वर्क प्लेस पे काम करते हैं तो सबसे अहम क्वेश्चन होता है आपकी परमिट टू वर्क की क्या अंडरस्टैंडिंग है, परमिट टू वर्क क्या है। इंटरव्यूअर आपसे ये ना पूछे, ये तो हो ही नहीं सकता अगर वो थोड़ा आपसे टेक्निकल इंटरव्यू ले रहा है। देखिए परमिट टू वर्क एक लीगल रिक्वायरमेंट है, एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट है कि आप अगर किसी इंडस्ट्री में कोई भी काम हो रहा है, हाई रिस्क है, नॉन रूटीन वर्क है, उसके लिए आपको परमिट लेना है। अगर आप परमिट नहीं लेंगे, परमिट के बगैर काम करते हैं, कोई लीगल रेगुलेटरी अथॉरिटी आती है, कोई इदारा आता है, लेबर डिपार्टमेंट आता है, तो वो आपकी कंपनी पे फाइन भी कर देगा, आपकी एक्टिविटीज़ भी रोक देगा। तो परमिट टू वर्क एक लीगल रिक्वायरमेंट है, एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट है, इसलिए कंपनी जिसे लाजमी इंप्लीमेंट करते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इसलिए परमिट टू वर्क से रिलेटेड बहुत चीज़ें पूछी जाती हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है कितने टाइप्स का होता है परमिट टू वर्क। हर इंडस्ट्री में डिफरेंट टाइप्स का होता है। मोस्टली हार्ड वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस परमिट, इलेक्ट्रिकल परमिट, वर्क एट हाइट, एक्सकवेशन परमिट और रेडियोग्राफी परमिट होते हैं। वो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि कितनी देर वैलिड होता है। ये तकरीबन 8 से 12 घंटे तक वैलिड होता है, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। परमिट तो एक पेज है जिस पे सारी डिटेल्स आपसे लिखी हुई होगी, तो इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट होते हैं। जी बिल्कुल, परमिट तो परमिट होता है, परमिट के साथ TBT टॉक होता है, फॉर्म होता है, रिस्क असेसमेंट टाइप होती है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस होता है, वर्क मेथड स्टेटमेंट होती है, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान ERP होता है। ये तो कुछ चीज़ें जनरल हो जाते हैं। बाकी जिस तरह की एक्टिविटी है वो डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। लोटो हो गया, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट हो गई, गैस टेस्ट हो गए और ड्राइंग्स वगैरह भी होती है। नेक्स्ट ये कि परमिट इशू कौन करता है। प्रोजेक्ट साइट पे जो एरिया ऑपरेटर है
क्लाइंट है वो परमिट इशू करता है, और रिसीव कौन करता है? जो परफॉर्मिंग अथॉरिटी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो लोग काम कर रहे हैं उस जगह, वो परमिट रिसीव करते हैं। एक और बड़ा अहम क्वेश्चन होता है, वो पूछा जाता है कि हियरार्की ऑफ कंट्रोल्स के बारे में आप क्या जानते हैं? आप हर जगह पढ़ रहे हैं हैजर्ड एंड कंट्रोल, तो हियरार्की ऑफ कंट्रोल, ये जो हैजर्ड एंड कंट्रोल है, कंट्रोल्स को हम हियरार्की ऑफ कंट्रोल से कवर करते हैं। सबसे पहले होता है एलिमिनेशन। कोई भी हैजर्ड है आप उससे सिरे से ही रिमूव कर दें। फॉर एग्जांपल ये जो आपको नज़र आ रही है छत, इस पे मैंने पेंट करना है, बजाय इसके मैं स्लाइडर लगा के ऊपर जो मैं एक ऐसा बुश लेके आऊँ जो इसे टॉप तक मतलब पेंट कर दे, मैं ऊपर जाऊँगा ही नहीं, तो मेरा गिरने का हैजर्ड, फॉल हैजर्ड ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने नीचे ठहर के बुश से पेंट कर दिया। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन। अब मैंने पेंट किया, पेंट मेरे पास दो तरीके थे। एक पेंट ऐसा था जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा थी और बहुत अरसे साथ जो भी इस रूम में रहता उसको वो इनहेल करता रहता और उसे नुकसान हो सकता। और दूसरा रेट ऐसा था जिसके दूसरा पेंट की टाइप वो थी जिसके कम नुकसान थे, कम हैजर्ड थे, तो मैंने वो लगा लिया। तो क्या हुआ? सब्स्टिट्यूट कर दिया। हैजर्ड जो ज़्यादा हैजर्डियस था उसे लेस हैजर्डियस से रिप्लेस कर दिया, या सब्स्टिट्यूट कर दिया। सेकंड है इंजीनियरिंग कंट्रोल। बेसिकली ये वो कंट्रोल्स हैं जो आप सिस्टम को एफिशिएंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता था, अगर मुझे इससे ऊपर ही जाना था तो मैं स्कैफोल्डिंग यूज़ कर सकता था, हार्नेस यूज़ कर सकता, पर्सनल फॉलोअर सिस्टम यूज़ कर सकता था। इंजीनियरिंग लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो करते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पे एडमिन जो काम करती है वो बेसिकली क्या करेगी? कोई अगर मैं ऊपर हूँ, गिर सकता हूँ, कोई और बंदा आ सकता है, मेरे स्कैफोल्डिंग के साथ अटैच हो सकता है, तो वो क्या करते हैं? वो जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उससे बैरिकेड कर दिए, पोस्टर लगा दिए, साइन लगा दिए, परमिट वर्क हो गया। ये जो सारी चीज़ें एडमिन कर रही होती है बाहर से, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहते हैं। और लास्ट जो कंट्रोल है, PPEs आपने पहननी होती हैं। तो सबसे इफेक्टिव कौन सा है? एलिमिनेशन। और लीस्ट इफेक्टिव क्या है? PPE। जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं इनकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। मिसाल के तौर पे एलिमिनेशन, बल्कि आप बताएं किस तरह इनकी इफेक्टिवनेस कम होती जाती है। अगर मैं इस तरह बात करने लगा तो वीडियो बहुत लेंथी हो जानी है। नेक्स्ट है लोटो, लॉक आउट टैग आउट। ये बेसिकली क्या है? ये इस तरह की टेक्निक है जिसमें आप मेक श्योर करते हैं कि अगर आपने किसी मशीन पे काम करना है तो एक्सीडेंटली ना चल पड़े। होता यूँ है कि बाज़ बात आपने मशीन का पावर बटन ऑफ किया होता है, उसके जो कैपेसिटर्स हैं उसके अंदर स्टोर एनर्जी होती है, वो ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाती है। तो उस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए एक्सीडेंटली नहीं चलेंगी, तो हम करते ये हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है। सेकंड है, हम सबसे पहले जिस इक्विपमेंट पे काम करना होता है शट डाउन द इक्विपमेंट, उस इक्विपमेंट को बटन बंद कर देते हैं, उसका बटन ऑफ कर देते हैं। थर्ड है आइसोलेट द एनर्जी। अब वो एनर्जी किसी डीबी से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से आ रही है तो वहाँ से सर्किट ब्रेक कर देते हैं, वहाँ से बंद कर देते हैं। अब सर्किट ब्रेक से भी एनर्जी नहीं आ रही, मशीन में भी एनर्जी नहीं आ रही। अब हम क्या करेंगे? अब जो मशीन जहाँ से ऑन ऑफ होती है वहाँ हम लॉक कर देंगे, वहाँ हम टैग लगा देंगे, आपको पिक्चर्स में शो हो रहा होगा। फिफ्थ पॉइंट है रिलीज स्टोर्ड एनर्जी। कंफर्म कर लें वाकई एनर्जी, थोड़ी देर वेट कर लें वाकई इसमें एनर्जी है तो नहीं है, तो रिलीज़ कर दें। फिर है वेरीफाई ज़ीरो एनर्जी, कि जब आपको तसल्ली हो जाएगी कि ज़ीरो एनर्जी है, कोई एनर्जी नहीं है, तो आप मज़ीद फिर उस पर काम करते हैं। जब काम हो जाता है, मशीन सेट हो जाती है, तो फिर पहले टैग उतारे जाते हैं, लॉक उतारा जाता है, एनर्जी को रिस्टोर किया जाता है और फिर काम किया जाता है। इंटरव्यू में एक और बहुत अहम क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहते हैं, वो आपसे पूछते हैं अच्छा हमें ये बताएं कि कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, अगर आपने उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से की थी, क्या टेक्निक थी? कोई भी मतलब एक शख्स फाल गिरा, हाइट से गिरा, उसकी हड्डी टूट गई, एक शख्स है कि उसका हाथ मशीन में आ गया, एक है किसी को आग लग गई, मतलब ये इंसिडेंट्स हैं कि कुछ ना कुछ हुआ है। तो पूछते हैं कि जब कोई इंसिडेंट, देखें आप चाहे सुपरवाइज़र है चाहे इंजीनियर है HSE में, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन आपको अगर जब तक नहीं आएगा आप मैनेजमेंट लेवल पे नहीं जा सकते। आपको कहेंगे इसे पता ही नहीं है कि काम होता किस तरह से। तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का आपसे पूछते हैं कि हाँ कभी आपने एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की है, किस तरह से की है।
मोस्टली फिश बोन टेक्निक है, फिश बोन डायग्राम है जिससे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। बेसिकली ये 6M मॉडल है। बेसिकली इसमें 5M है। सबसे पहले हम देखते हैं, हम जब देखें मिसाल के तौर पे एक बंदा गिर गया, अब हम उस पर फिश बोन लगा रहे हैं। फर्स्ट है मैन। वो जो शख्स था कि वो थका हुआ तो नहीं था, उसकी ट्रेनिंग हुई थी, वो कॉम्पिटेंट था, उससे चीज़ें आती थी, उसने हार्नेस लगाई हुई थी, उसने खुद काम चोरी की है, अनसेफ एक्ट किया है या किसी ने उसे मजबूर किया। तो मैन में उस शख्स से रिलेटेड तमाम चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं। फिर है मशीन। बेसिकली अगर उसका मशीन में हाथ आया था तो क्या वो जो मशीन थी वो ख़राब थी, वो ठीक थी, उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती रहती थी, उसका मोबिलाइल चेक हुआ, उसका डीजल चेक हुआ, उसके अंदर जो पाइप्स थे वो लीक्स तो नहीं थे। मशीन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो इस पोर्शन में पूछे जाते हैं। फिर है मेथड। होता यूँ है जो छोटी कंपनीज़ हैं या मतलब ठेकेदाराना सिस्टम है जो अपनी मर्ज़ी से कॉलोनियाँ काट रहे हैं, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। बस हर बंदे को कहा है हाँ भाई ये दीवार बनानी है, ये घर बनाना है, प्लाजा खड़ा करना है, प्लाजा खड़ा कर रहे हैं। कोई एसओपीस नहीं है, कोई परमिट ऑफ वर्क नहीं है, कोई रिस्क असेसमेंट नहीं हुई, कोई उनकी सुपरविजन नहीं है। तो मेथड में बेसिकली हम ये चीज़ें देखते हैं, एक्सीडेंट हुआ क्या रिस्क असेसमेंट था, क्या परमिट था, एसओपीस थे, फॉलो हो रहे थे, नहीं हो रहे थे। तो यहाँ से भी इश्यूज हमें पता चलते हैं। फिर है मटेरियल। अब जो फॉर एग्जांपल एक बंदा केमिकल के साथ काम कर रहा था तो क्या हुआ, केमिकल से उसका हाथ जल गया, ये मटेरियल था, इतना नुकसानदेह था, तो क्या इसकी मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट थी? अगर क्या इनके पास ये था कि अगर हाथ जल जाए, बर्निंग हो जाए केमिकल गिरने से, आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना, ये सारी चीज़ें मटेरियल से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। फिर है मैनेजमेंट। ये बहुत अहम चीज़ है। जो जितनी अच्छी कंपनी हो वो उतना अच्छा मैनेजमेंट पे फोकस करती है। मैनेजमेंट बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है कि बाज़ का मतलब सेफ्टी, हम जो सेफ्टी हैं, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्हें हायर इसलिए किया जाता है कि वो वहाँ सुपरविजन करते रहें, वो ऑडिट करते रहें, वो मॉनिटरिंग करते रहें, वो ड्रिल्स करते रहें, ताकि अगर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो ही ना, हम लोगों को पहले ही अवेयर कर दें। मतलब अगर ऐसी हो जाती हैं तो उसमें आपने किस तरह टैकल करने है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आ जाता है। फिर है मदर नेचर। मदर नेचर बेसिकली इन्वायरमेंट को कहते हैं। अब जो अगर देखें एक हादसा हो गया, एक बंदा रात को काम कर रहा था, उसके ऊपर कोई चीज़ गिर गई। अब हो सकता था रात का टाइम था, अगर लाइटिंग होती तो वो देख के चलता, उसे ठोकर ना लगती, वो नीचे ना गिरता। मदर नेचर में नॉइस आ जाता है, हीट आ जाती है, इन्वायरमेंट आ जाता है, जो इन्वायरमेंटल गैसेस हैं वो आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है। इन्वायरमेंट के रिलेटेड तमाम चीज़ें इस मदर नेचर में आ जाती हैं जी। तो आपने इन्वेस्टिगेशन भी कर ली। एक और बहुत अहम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, किसी जगह एक्सीडेंट हो गया है, आप किस तरह रिपोर्ट करेंगे? कि देखिए एक्सीडेंट में एक चीज़ सबसे अहम होती है, वो है टाइम। वहाँ सेकंड्स हमने बचाने होते हैं, क्योंकि अगर आप सेकंड्स बचाएंगे तो सेकंड में पर्सन ही बच सकता है। उसकी जो कंडीशन है फर्स्ट एड मिलने के बाद वो बेहतर हो सकती है। तो आपसे पूछा जाता है कि हाँ अगर कोई इंसिडेंट हो गया है तो आप उसे किस तरह रिपोर्ट करेंगे? देखिए हम उन्हें कहते हैं कि देखिए हम मैथेन फार्मूला यूज़ करते हैं। मैथेन बेसिकली एक गैस है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये जो फार्मूला है वो इम्प्लीमेंट होता है। एम फॉर हमने कॉल की, हम कहेंगे हेलो हेलो आई एम फ़लाँ स्पीकिंग, कि फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हो गया। अब उसके सामने बहुत सारे सवाल हैं, भाई फ़लाँ जगह एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग हैं, कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है, क्या करना है। तो हम उसका टाइम सेव करने के लिए हम उसे खुद चीज़ें बताते हैं। हम कहते हैं देखिए सबसे पहले हम ये बताते हैं हेलो हेलो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये मेन माइनर है कि मेजर है, ज़ख्मी हुआ है, टांग टूटी है, आग लग गई है, मर गया है, क्या है। सेकंड एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि जो प्लांट साइट है वो बहुत बड़ी है। अब वो कहाँ से जाएगा, कहाँ से आएगा, उसे लोकेशन बतानी है, क्योंकि उसने सिर्फ फर्स्ट एड भेजनी है। ई फॉर एग्जैक्ट लोकेशन। टी टाइप ऑफ इंजरी, आप बताते हैं कि हादसा हुआ क्या है, आग लग गई है, बंदा गिर गया है, बेहोश हो गया, हार्ट अटैक हो गया है, इलेक्ट्रिकल शॉक है, क्या हुआ है। एच फॉर हैजर्ड एसोसिएटेड, आप मज़ीद ये बताते हैं देखिए बंदा कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट अटैक हुआ है, गिर गया है, लेकिन उसके साथ कुछ हैजर्ड एसोसिएटेड है, साथ एक रोड जा रहा है। आप जब रोड से आएंगे हो सकता है वहाँ से गाड़ियाँ जा रही हों,
ठीक है, गाड़ियाँ जा रही हो तो गाड़ियों से अगर आप टकराएंगे तो और नुकसान, तो हैजर्ड एसोसिएशन उसके साथ और क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं आपने वो बताना है। नेक्स्ट आपने एक्सेस रूट बताना है। अब बंदा देखें, अब उस जगह पहुंचने के 4 रास्ते हैं, लेकिन उनमें से 2 रास्ते ब्लॉक हैं, किसी वजह से क्रेन आई हुई है या एक्सकवेशन हो रही है या गाड़ियाँ ठहरी हुई हैं। तो आप उन्हें बताएंगे कि आप तो साइड पे होंगे ना सुपरवाइज़र, आप बताएंगे यार फ़लाँ रास्ते से होते हुए आ जाओ। एन फॉर पीपल इंजर्ड, आप बताएंगे एक बंदा इंजर्ड हुआ है, कितने इंजर्ड हुए। ई फॉर एमरजेंसी एग्जिट, आप उसे बताएंगे देखें आपने उस रास्ते से आना है और इस अगर आप बाहर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो आपने इस एमरजेंसी एग्जिट से बाहर चले जाना। होता क्यों है, प्लांट साइड पर 3-3, 4 एमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, तो जो आसान हो, साथ हो, अनऑब्स्ट्रक्टेड हो, उसके थ्रू आप चले जाते हैं। एक और बहुत अहम क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछते हैं व्हाट इज लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। बेसिकली लीड होता है गाइड करना, रहनुमाई करना। ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता देते हैं कि भाई हादसा हो सकता है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन्हें कैसे पता चलता है, आप इंडस्ट्री में जब काम कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि आप हैजर्ड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, कोई भी आपको हैजर्ड नज़र आया, इलेक्ट्रिकल वायर ऐसे पड़ी है, हार्नेस के बगैर है, कोई अनसेफ एक्ट या कंडीशन, आप उसकी फ़ोटो बना के ग्रुप में भेज देते हैं, डैशबोर्ड में बना लेते हैं। तो ये क्या है, ये पहले ही हम बता देते हैं कि जो हैजर्ड्स हो हमने उससे पहले बता दिया। PTW कंप्लाइंस, परमिट वर्क, हम देखते हैं कितने परमिट वर्क कंप्लाइंस हो रहे हैं, कितने काम परमिट लेकर शुरू हुए, कितने इंस्पेक्शंस हो रही हैं, कितने ऑडिट्स हो रही हैं, कितनी सेफ्टी ट्रेनिंग्स वगैरह हो रही हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स हैं जो हमें हादसा से बचाते हैं। फिर है लैगिंग इंडिकेटर्स। बेसिकली अब हादसा हो गया है, अब आपको कैसे पता चला हादसा हो गया है। बेसिकली फर्स्ट एड केस कितने हादसे होने के बाद हादसा हुआ कि वो फर्स्ट एड केस बन गया, फर्स्ट एड दी गई, या उसे मेडिकल ट्रीटमेंट केस बन गया, या रिस्ट्रिक्टेड वर्क केस बन गया, या LTI हो गई, लॉस्ट टाइम इंजरी हो गई। बताया कि अब ये लैगिंग इंडिकेटर्स हैं कि भाई काम अच्छा नहीं हुआ, प्रॉपर्टी डैमेज हो गया, इन्वायरमेंटल डैमेज हो गया, फायर लग गई। अच्छा, आज की ये फर्स्ट ट्रेनिंग थी, आपने कितना अंडरस्टैंड किया? मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे, आप इसका मुझे जवाब दें, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस चीज़ के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए अगर कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम हो रहा है, उसकी वर्क मेथड स्टेटमेंट मौजूद है, तो फिर भी हमें क्या JSA जॉब सेफ्टी एनालिसिस चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा, और क्यों नहीं चाहिए होगा या चाहिए होगा? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन सेकंड ये है, देखिए हमें पता है कि जो परमिट है उस पर हैजर्ड्स भी हैं, उस पर कंट्रोल मेजर्स भी हैं, सब कुछ है, तो फिर हमें परमिट के साथ जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट क्यों अटैच करना पड़ता है? ये आज हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग थी। नेक्स्ट मैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन HSC से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने HSC दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि यार कम से कम हम जिंदगी में आसानियाँ लाएं, क्योंकि बगैर इंटरव्यू क्रैक किए हुए हम अच्छी जगहों पे नहीं जा सकते।